ये हाँ ना में जवाब दीजिएगा डॉक्टर चुलैट मैम, चंद्रा चुलैट मैम। कॉग्निटिव लेवल था क्या टीचिंग का, और अफेक्टिव, एक अफेक्टिव था और एक साइकोमोटर। ये लेवल ऑफ टीचिंग था क्या, लेवल ऑफ टीचिंग इन्हीं को बोला गया है क्या? डॉक्टर चंद्रा, मेरी आवाज आ रही है ना? ये टीचिंग के लेवल नहीं है, ये डोमेन्स है। क्या है? डोमेन, इंस्ट्रक्शनल डोमेन। एजुकेशन में इंस्ट्रक्शनल डोमेन कि हमें कैसे एजुकेट करना है, किस लेवल पर एजुकेट करना है। हमें 3 लेवल पर एजुकेट करना है, हेड लेवल पर, हार्ट लेवल पर और हैंड लेवल पर, साइकोमोटर। ठीक है, 3। ये हेड था, ये अपना हार्ट था अफेक्टिव वाला, साइकोमोटर हैंड था। ठीक है, ये इस प्रकार से हमें 3 लेवल पर टीच करना था बच्चे। ओके, तीनों लेवल पर हमें टीच करना है। अगर हम बात करें यहां पर टीचिंग की, तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर 3 डोमेन्स हो गई, 3 डोमेन लेवल ऑफ टीचिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है फिर? लेवल ऑफ टीचिंग था ऑथोरिटेरियन में आपने बोला एमएलटी, यूएलटी बोला आपने डेमोक्रेटिक में, आरएलटी बोला लेजिस फेयर। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम तीनों ऑलरेडी करके आ चुके हैं, पहले से हम कर चुके हैं। इसके बाद में हमने ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, किसकी? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किया। इन शॉर्ट अगर मैं यहां लिखूं KCA2, इसको अपवर्ड लिखता हूं मैं, KCA2 हो गया, और SE, ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? कौन सा डोमेन है ये? कौन सा डोमेन है ये? जल्दी से उत्तर दीजिएगा डॉक्टर चंद्रा मैम, डोमेन कौन सा है ये? ओके, वेरी गुड। तो ये कॉग्निटिव डोमेन है। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव बोले तो बुद्धि से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, वहां से है। तो नॉलेज, सी से कॉम्प्रिहेंशन, ए से एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, फिर इवेल्यूशन। अंत में इवेल्यूशन होगा। ठीक है, सब कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, लास्ट में इवेल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में था आई एम पान या PAN, पेन। ठीक है, ये क्या है? आई एम पेन, ये आपका कौन सा था लास्ट वाला? साइकोमोटर, साइकोमोटर। इमिटेशन, मैनिपुलेशन, P से प्रिसाइज, A से आर्टिकुलेशन और N से नेचुरलाइजेशन। ठीक है, ओके। और क्या रह गया बीच में? था एक R2। ठीक है, वोक, VOC, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, V से वैल्यू करना, O से ऑर्गेनाइज और C से करेक्टराइजेशन। ये अपना डोमेन कौन सा था? अफेक्टिव डोमेन। ठीक है, ओके। ये कौन करके गया था? ब्लूम टेक्सोनोमी, है ना, ब्लूम्स की चेयर थी, उन्होंने किया था। और वास्तव में थोड़ा सा और गहराई में लेकर के चलता हूं मैं आपको अर्चना मैम, और गहराई में, कि ब्लूम ने जो किया था ना वर्गीकरण, वो तीनों पर नहीं करके, तीनों नाम तो दे दिए, तीनों को अच्छे से डिफाइन नहीं करके केवल कॉग्निटिव पर ज्यादा फोकस किया था। तो ये है ना, कॉग्निशन नाम दिया जाता है, कॉग्निशन। उसके बाद में अफेक्टिव और साइकोमोटर आने आने वाले विद्वानों ने जोड़ दिया, जिनका नाम नहीं मिलता है ना। ठीक है, उन्होंने जोड़ दिया आने वालों ने। तो ये पूरे को हम नॉर्मली जब आप बुक में देखो तो ब्लूम टेक्सोनोमी के नाम से जानते हो तीनों को ही। एक्चुअली में मैं फिर कह रहा हूं, कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा, डेप्थ में आप पढ़ेंगे अगर बीएड वगैरह आपने किया होगा। तो कॉग्निटिव जो है, ये वाला डोमेन आपका मेनली ब्लूम को जाता है, बाकी दोनों बाद में एड ऑन हुए। ठीक है, ओवरऑल को हम ब्लूम टेक्सोनोमी ही कहते हैं। याद रखिए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर 3 डोमेन हो गए। ठीक है, कॉग्निटिव आपका हेड से है, इंटेलेक्चुअल हो गया। इमोशन यानी कि आपका हार्ट जो है, अफेक्टिव हो गया। साइकोमोटर आपका हैंड यानी एक्शन से रिलेटेड हो गया, एक्टिविटी से। ठीक, उसके बाद में ऐसे ही ब्लूम ने वर्गीकरण कर दिया, ऐसे आगे और आए एक व्यक्ति, गैगने एंड ब्रिग्स, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया अपने तरीके से, गगने एंड ब्रिग्स ने। ठीक है, इन्होंने किया।
तो गैगनियर ब्रिग्स के अकॉर्डिंग लर्निंग जो है, आउटकम लर्निंग जो होती है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कैसे काम करते हैं। कहते हैं सर आपके 5 यहां पर सब डोमेन्स है, कैटेगरीज है, उनमें बांट सकते हैं। ठीक है, एक है इंटेलेक्चुअल स्किल। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक क्षमता और कॉग्निटिव, इन्होंने अंतर कर दिया। ब्लूम ने क्या बोला कॉग्निशन को, कहते हैं इंटेलेक्चुअल वाली बात थे सारी सारी कॉग्निटिव डोमेन में, इन्होंने कॉग्निटिव के अंदर सब कुछ डिफरेंट कर दिया। इंटेलेक्चुअल स्किल, इंटेलेक्चुअल में क्या है, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 3 शब्द हैं। ये 3 शब्द मैं आगे बताता हूं ये इनका मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने 8 स्टेप बताए थे, उनमें से 3 स्टेप को इन्होंने यहां रख दिया। ठीक है, कि आप एनवायरमेंट से कैसे डील करते हैं। कॉग्निटिव में कि आपका सीखने का तरीका अलग अलग होता है हर किसी का। कोई व्यक्ति जब सीखता है किसी चीज को तो वो स्टोरी बना करके सीखता है, कोई फलों के नाम पर सीखता है, किसी को आदत है कि वो शुरुआत वाले लेटर को है ना छोटा छोटा कर लेता है और न्यूमोनिक्स बना लेता है, किसी को आदत है कि वो जो शब्द है उनको किसी अदर वे में आगे पीछे करके कोई कहानी बना लेता है या कोई डायलॉग बना लेगा, उस डायलॉग के अनुसार याद करता है उसको। ठीक है, एक छोटी लाइन बना लेता है। हर एक का कॉग्निटिव स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, याद रखने की स्थिति जो है अलग अलग होती है, वे ऑफ थिंकिंग सभी का अलग अलग होता है। वर्बल इंफॉर्मेशन, वर्बल माने कि शाब्दिक रूप से। ठीक है, तो शाब्दिक रूप से जो ज्ञान है वो प्रोवाइड करवाया जाता है उसके बाद में। ठीक है, इंफॉर्मेशन का काम होता है। अब ये जो तीनों चीजें हैं, इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल हो गया, कॉग्निटिव हो गया और वर्बल शब्द। ठीक है, 3। चौथा जो है मोटर स्किल। मोटर स्किल को अगर मैं कहूं अपना एक या, और 5वां देखो मोटर स्किल हो गया। मोटर स्किल में मतलब एक्शन आ गया, स्टार्टिंग ए कार, शूटिंग ए टारगेट, जैसे मैं पेन चला रहा हूं। ठीक है, लैपटॉप को ओपन करना, टाइपिंग करना। ठीक है, ये सारा मोटर में आ गया, चलना फिरना बैठना सब मोटर स्किल्स के अंतर्गत आ गया। एक होता है एटीट्यूड वाली। एटीट्यूड जो होता है दृष्टिकोण, कि किसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा। कोई रो रहा है तो उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है, कोई भूखा है तो उसके प्रति क्या सोचेंगे आप, है ना। आपको चलना कैसे है, फिरना कैसे है, उठना कैसे है। ठीक है, इमोशंस आपके कब कैसे रिप्रेजेंट होंगे, ये सारा दृष्टिकोण आपका पूरा का पूरा। ठीक है, ओके। तो ये 5 चीजें देखो ध्यान से नोट करना। एक क्या बताया हमने सबसे पहला, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल स्किल। अब इन शॉर्ट है इनका मीनिंग। ठीक है, दूसरा क्या था, कोग्निटिव स्ट्रेटजी। ठीक है, थर्ड इंटेलेक्चुअल स्किल, कोग्निटिव स्किल। थर्ड क्या था, वर्बल। ठीक है, इंफॉर्मेशन। ओके, फोर्थ क्या था, मोटर स्किल। फिफ्थ था एटीट्यूड। ये वर्गीकरण कौन करते हैं, गैगने एंड ब्रिग्स ने। ठीक है, अपने तरीके से कहा, अपने तरीके से कहानी बताई इन्होंने। अब यहां पर है ना, अब जो लोग आप लोगों में से पढ़ चुका या नहीं पढ़ चुका, साक्षी कटारिया मैम आपसे उत्तर चाहूंगा मैं। ठीक है, ये 5 है यहां पर। इंटेलेक्चुअल स्किल शब्द है जिसके अंदर क्या हो रहा है, बुद्धि से रिलेटेड आएगी। ठीक है, कॉग्निटिव में भी ज्ञान से संबंधित आएगी कि आप सोचते कैसे, विचारते कैसे, है ना, किसी चीज को कैसे याद करते। अच्छा, वर्बल इंफॉर्मेशन, शब्द देना, आपको नॉलेज देना, पुट करना, है ना, फिल इन द माइंड। ठीक है, आपको जैसे दिमाग में भरा गया ए आ ई उ, है ना, आपको उर्दू नहीं भरी गई दिमाग में, अभी क्या भरा गया, हिंदी, वर्बल इंफॉर्मेशन। ठीक है, मोटर में एक्शन आ गया, एटीट्यूड आ गया, इमोशंस में। मुझे ये बताओ इनमें से जो है अफेक्टिव डोमेन से किसको कोरिलेट कर सकते हैं, अफेक्टिव, अफेक्टिव ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम के अंतर्गत, ब्लूम की टेक्सोनॉमी में 3 शब्द थे, कोग्निटिव था और क्या था, अफेक्टिव और एक साइकोमोटर। अब मुझे आप बताओ इन पांचों में से किसको आप अफेक्टिव डोमेन का पार्ट मान सकते हो, पांचों में से नाम दो जल्दी से, जल्दी जल्दी। साक्षी कटारिया मैम, यही प्रश्न है आपका एग्जाम का प्रश्न है ये। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि गैगने एंड ब्रिग्स के क्लासिफिकेशन के अनुसार ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी में किसको हम अफेक्टिव डोमेन कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, ऐसा। ठीक है, बताओ जल्दी से। अशोक जी उत्तर तो दिया करो कम से कम, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उत्तर देंगे सबसे पहले। रेणुका कुमारी मैम बहुत ही बढ़िया। अफेक्टिव डोमेन का मतलब होता है इमोशन, जल्दी बताओ। फीलिंग आया था। अब अफेक्टिव डोमेन को आप जाके पहले पढ़ना एक बार फिर से ना, पीपीटी में जाके। फीलिंग था, इमोशन था, ठीक है, ये चीजें थी वहां। ठीक है, वर्बल इंफॉर्मेशन में क्या होता है, मैंने कहा फिल इन द माइंड, वर्बल इंफॉर्मेशन कि हिमालय जो है भारत के उत्तर भारत में स्थित है, वर्बल इंफॉर्मेशन है। वर्बल इंफॉर्मेशन कहां पर आती होती है, नॉलेज में। ठीक है, फैक्ट्स याद करिए, नॉलेज में आती होती है। और नॉलेज किसके अंतर्गत डोमेन है, नॉलेज, देविका शाह मैम बहुत ही उत्तम, जबरदस्त। नॉलेज जो है
कॉग्निटिव डोमेन में, तीनों के तीनों कॉग्निटिव डोमेन है। ब्लूम टैक्सोनॉमी की अगर इंटेलेक्चुअल को बुद्धि है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी को तो भी बुद्धि से हो रहा है, वर्बल इंफॉर्मेशन वो भी दिमाग में जाती है, दिमाग से निकलती है, माने ओरली निकलती है वो अलग बात है, दिमाग का काम है वो कॉग्निटिव डोमेन हो गया। मोटर स्किल की बात करूं, मोटर की, तो मोटर अपना कौन सा डोमेन है, साइकोमोटर से जोड़ सकता हूं मैं, ठीक है, एक्शन साइकोमोटर से, ब्लूम्स के टेक्स्ट से। और बचा अफेक्टिव, तो एटीट्यूड जो होता है, फीलिंग, इमोशन, एटीट्यूड, ये डेवलपमेंट जो होता है वो अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत होता है। ठीक है, समझ में आई आपको बात, ऋचा आर्या मैम, देविका शाह मैम, ठीक है। तो ऐसे हम इनको जोड़ सकते हैं अलग अलग सभी को, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, वर्बल, मोटर एंड एटीट्यूड, सभी अलग अलग हो जाते हैं, पांचों के पांचों। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। गगने एंड ब्रिग ने मिलकर के क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया इन पांचों का, कि कोई व्यक्ति जो नॉलेज लेता है, सीखता है, लर्निंग जो होती है किसका है, नोट टीचिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव नहीं है ये क्या दिया, लर्निंग आउटकम, लर्निंग कैसे होती है किसी की, कोई व्यक्ति सीखता है, ठीक है, एनवायरमेंट के साथ में, कोई सोचता है, कोई इंफॉर्मेशन लेता है, नॉलेज आदि यहां लिख रखा है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू स्टेट नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर, नॉलेज कैसे लेता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और नॉलेज कॉग्निटिव डोमेन का पहला पार्ट है के, अभी मैंने रिप्रेजेंट किया सो रेणुका कुमारी मैम। मोटर स्किल्स में क्या कहते हैं, कार आदि को स्टार्ट करना, साइकोमोटर का पार्ट हो गया। एटीट्यूड में आपके इमोशन, अफेक्ट्स एंड इंडिविजुअल चॉइस ऑफ एक्शन टुवर्ड सम ऑब्जेक्ट, पर्सन, आप कौन सा कलर चूज करेंगे, आपका एटीट्यूड है ये, ठीक है, किसी को ब्लू पसंद है, किसी को डार्क पसंद है, वो नॉलेज का पार्ट थोड़ी है आपका, ठीक है। नॉलेज तो इतना ही है कि उसमें कि कलर इतने इतने होते हैं, कलर्स नेम पता है आपको, नॉलेज तो इतना ही है, बट पसंद क्या है आपको, आपको क्या खाने में पसंद है क्या नहीं है, ये एटीट्यूड है आपका, ये अफेक्टिव डोमेन से है ना, तो ये साइकोमोटर से कोई काम किया आपने, साइकोमोटर से नहीं है, अफेक्टिव डोमेन में है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया, ब्रिक्स में क्लासिफिकेशन कर दी। इसके बाद में गगने की लर्निंग के इन्होंने 8 स्टेप बताए, 8 स्टेप कि आप लर्न कैसे करते हैं। आपका काम क्या है मेनली, 5 स्टेप ये याद कर लिए, 5 कैटेगरीज याद कर लिया आपने शुरुआत में, ठीक है, 5 कैटेगरी याद कर ली। उसके बाद में ये 8 स्टेप याद करने हैं। छोटे बच्चे को आपको कुछ सिखाना है, आप कैसे सिखाते हैं, क्या आपको हिंदी आती है, क्या उसको हिंदी बोल के सिखाते क्या, नहीं। छोटा बच्चा मतलब 1 से 2 साल का कह रहे हो, जिसको बोलना और आपके अर्थ नहीं पता है, तो उसको कोई एक्टिविटी आप एक्शन बार बार करते हैं उसके आगे, है ना, एक वो कुछ बजाते हैं उसके सामने, है ना, सॉन्ग के रूप में उसके बजाते हैं, उसको खुश करने के लिए, उसको ये नहीं कहते बेटा खुश हो जाओ, उसको चुटकुला नहीं सुनाते, एक्टिविटी करते हैं आप, सिग्नल देते हैं उसको, एक तरह से सिग्नल लर्निंग, ठीक है। गगने का सिंपल सी बात ये कहूं कि इनका ये कहना है कि शुरुआत में हमें ना हार्ड स्तर पर होते हैं, हार्ड, हार्ड मतलब इसके कई नाम दे देता हूं मैं ताकि आपको क्लियर, तो रफ यानी कि फिजिकल, ठीक है, लेवल होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, अच्छी नॉलेज होती है, तो हम इंटेलेक्चुअल मोड में जाते हैं, इंटेलेक्चुअल, या ये कहा जाए कि कोग्निशन, कोग्निटिव मोड हमारा एक्टिव हो जाता है, ऊपर जाते हैं। शुरुआत में हमारा साइकोमोटर होता है, तो इसीलिए किसी व्यक्ति को बुक पढ़नी आए या ना आए, बट एक्शन करना इजीली आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अनपढ़ देखे होंगे जो पढ़े, जो किताब जिन्होंने नहीं पढ़ी है, इसके बावजूद वो काम करते हैं। एक मैकेनिक की बात कर लो, है ना, वो काम हम नहीं कर पाएंगे, वो मैकेनिक कर रहा है, छोटे लेवल का, हम पढ़ लिख के, पर हमको एक दिन में सिखाए तो हम एक दिन में सीख जाएंगे, वो मैकेनिक सीखा हुआ शायद 7-8 सालों में, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। समझना ध्यान से रंजना शर्मा मैम, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट पढ़कर आसान होता है। तो जो कोग्निटिव फेज है, इंटेलेक्चुअल फेज है, वो हायर फेज माना गया है, हायर गगने की लर्निंग में, और जो साइकोमोटर या एक्शन लेवल का है वो लोअर माना गया है, ठीक है, लोअर माना गया, इतना ही है। तो हमने बात की सिग्नल लर्निंग, सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको, कि 1956 में अमेरिकन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट एम गैगने, उस टाइम बलूम भी थे। रॉबर्ट एम गैगने ने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन किया डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग इन टर्म ऑफ द डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व। मेंटल प्रोसेस जितनी बढ़ है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, सिंपल जो होते हैं, इसलिए हर व्यक्ति जो है छोटा मोटा मजदूर बन जाता है जल्दी, ठीक है। ये मतलब इनकी थ्योरी ऐसी कहती है, मैं नहीं कह रहा, ये इनकी थ्योरी ये कह रही है कि मजदूर बनने की तरफ हर कोई व्यक्ति भागता है, कहता है अपने से नहीं पढ़ा जाता, है ना, पढ़ा नहीं जाता, कोई छोटा मोटा काम जल्दी ढूंढ लेंगे हम। तो इंटेलेक्चुअल जो है कॉम्प्लेक्स वर्क है, ये इजी वर्क नहीं कहता, इसलिए ये सबसे एंड में आता है, पहले नहीं आएगा। तो इन्होंने 8 जो है बेसिक बेसिक स्टेप दिए, हायरार्की में इनको अरेंज किया, मतलब पदानुक्रम में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, ऐसे। अकॉर्डिंग टू गैगने, हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग इन दिस हायरार्की बिल्ड अपॉन द लोअर लेवल।
पहले लोअर लेवल कंप्लीट होगा फिर हायर लेवल आएगा। रिक्वायरिंग प्रोग्रेसिवली ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रीवियस लर्निंग फॉर देयर सक्सेस, कहते पहले वाले जो आप सीखते जाओगे तो आपका बेस मजबूत होगा, उतना आप अगले स्टेप पर चलते जाओगे। ठीक है, बच्चे को जितना आप कहते बेसिक चीजें करवाओगे, आप गेम्स वगैरह खिलाओगे फिजिकली, जैसे कलर रंग दिखा करके प्रैक्टिकली उनको करवाओ तो जल्दी सीखेगा किंडरगार्टन की प्रोसेस। ठीक है, तो 8 स्टेप इन्होंने दिए। 8 स्टेप में पहला स्टेप इन्होंने दिया सिग्नल लर्निंग, लोअर लेवल सिग्नल। अब इसके लिए बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती सिग्नल लर्निंग के लिए। हमारे सामने हम जाते हैं कहीं पर, इस प्रकार के निशान हुए हैं, ठीक है, या ऐसा निशान है, या मोबाइल में बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स बने होते हैं, तो उनको हम जल्दी लर्न कर जाते हैं। ठीक है, बिना पढ़े अर्थ समझ जाते हैं बहुत सी बार इनका क्या मतलब होगा। तो सिग्नल लर्निंग, सिग्नल्स को हम जल्दी लर्न करते हैं, पहला स्टेप हो गया। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग क्या है? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, कि एक स्टिमुलस अगर अवेलेबल है उसके जैसा ही हम रिस्पॉन्स देते हैं। सपोज करिए हमने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई नहीं की, तो रिस्पॉन्स क्या आया? फेल। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये भी लर्निंग है। पढ़ाई नहीं की तो फेल हो गए, तो इसका मतलब इस बार अपने को पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो बच्चा जिंदगी में फेल हो जाता है वो जल्दी, है ना, फिर आगे सब सोच समझ के चलता है, ऐसा है। और जो पास हो रहा है उसको पता है कि इससे अवार्ड मिलता है, तो वो डेफिनेटली पास होने की बात करता है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, कि एक चीज आपको मिली है उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स होगा आपका। ठीक है, उससे लर्निंग होती है। नॉर्मली चेनिंग होती है, फिर चेनिंग मतलब जोड़ना, चीजों को जोड़ते हैं। ठीक है, एक दूसरे को जोड़ करके सीखते हैं। वर्बल एसोसिएशन, शब्दों से जोड़ करके रखते हैं फिर चीजों को। शब्द कॉन्सेप्ट में हमने जोड़ लिया, इमेजिनेशन कर ली, फिर इसको शब्दों से जोड़ते हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग बोले तो भेद करना, विभेदीकरण। भेद करना मतलब कि एक जैसे नॉर्मली हमारे लिए क्या है? गेहूं है ना, गेहूं की बोरी है, सारे दाने एक समान है। अब उसमें थोड़ा डेप्थ में देखते हैं तो दो चार दानों को जब लेते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से हम भेद कर पाते हैं डेप्थ में जाकर, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। कॉन्सेप्ट को सीखते हैं चीजों के पीछे के, फिर रूल्स को सीखते हैं, रूल बनाते हैं हम। ठीक है, जब हमें बहुत सारी चीजों के कॉन्सेप्ट पता लग जाते हैं तो हम अपना ही रूल निकाल लेते होते हैं। ठीक है, एक अपना डेवलप कर लेते हैं, सिद्धांत डेवलप कर लेते होते हैं। इसलिए जो सिद्धांत या प्रिंसिपल से डेवलप करते हैं वो जो है बड़े जो इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग होते हैं वही डेवलप कर पाते हैं। सामान्य व्यक्तियों के रूल अप्लाई नहीं होते जीवन में। ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, जो बौद्धिक क्षमता को हायर लेवल पर लेके गए अपने, वही लोग रूल्स देते हैं। फिर लास्ट में उन रूल्स के बेसिस पर कोई ना कोई प्रॉब्लम सोल्व होती है। ये 8 स्टेप है, आप चाहो तो इनको सिस्टमेटिकली रख लो, नीचे से स्टार्ट 2 3 4 5 6 7 और 8। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब मुझे ये बताओ कि आपके ये लेवल है, टीचिंग के लेवल 3 थे, उन्हीं से जोड़ेंगे हम इसको। ऋचा आर्य मैम, मैं पॉइंट क्या, सुनो मेरी ध्यान से बात है, हम जोड़ेंगे, रिलेशन स्थापित करेंगे ना, ये रिलेशन जोड़ रहे हैं किसके साथ में? टीचिंग के 3 लेवल। 3 लेवल कौन कौन से? एमएलटी याद होगा, यूएलटी याद होगा, आरएलटी याद होगा। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग को मुझे बताओ किस में से मैं जोड़ूं? प्रॉब्लम सॉल्विंग को किस से बोलूं? एमएलटी, यूएलटी, आरएलटी, क्या बोलूं इसको मैं? आरएलटी बोलूं। हमने क्या किया? जोड़ दिया, आरएलटी को प्रॉब्लम सॉल्विंग से जोड़ा। अब मैंने आपको, साक्षी कटारिया मैम, बहुत ही बारीकी से सोच समझ के उत्तर देना। मैंने आपको पुरानी नॉलेज आपकी थी, नई नॉलेज भी आपको मिल गई, उन दोनों में रिलेशन क्या है वो बना दिया। ये लेवल ऑफ टीचिंग मैंने कौन सा यूज किया यहां पर? एमएलटी, यूएलटी, आरएलटी, कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग यूज किया? प्रैक्टिकली पूछा हूं, अब मैं जुड़वा नहीं रहा आपसे, प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं। प्रैक्टिकलिटी क्या है लक्ष्मी पटेल मैम? यहां पर हमने कुछ नया नहीं किया है, मैंने क्या कहा? रिलेशन बिल्डअप किया, रिलेशन, तथ्यों को जोड़ा है। जोड़ना मतलब यूएलटी, अंडरस्टैंड। मैंने आपको समझाया है कि आरएलटी से कैसे जुड़ा हुआ है ये, लक्ष्मी पटेल मैम समझ रहे हो कि आरएलटी से ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो नया वर्ड है ये कैसे जुड़ा हुआ है? तो ये रिलेशन स्थापित किया, रिलेशन मींस, ठीक है, अंडरस्टैंड करना, अलग अलग तरीके से समझा दिया मैंने, क्या है? यूएलटी। ठीक है, लोअर लेवल सिग्नल लर्निंग आदि, इनको मतलब समझते हैं पहले, क्या मतलब होता है इनका सारा, ये वर्बल लर्निंग, ये नीचे के आ जाते होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपका एंड तक चल सकता है, बाकी आरएलटी हो गया। ठीक, अब देखो इनमें से अपना आगे मैंने कहा कि ये जो है आपके डोमेन्स जो नीचे वाले हैं, ये सारे के सारे क्या है? बिहेवियरल एक्सपेक्ट में, बिहेवियर, व्यवहारिक तौर पर होते हैं, व्यवहारिक। ठीक है, ये तीनों ऊपर वाले जो हैं, ये तीनों के तीनों, ठीक है, सबसे ऊपर वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग, रूल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, ये थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी होते इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्ट से संबंधित, बुद्धि से। और बुद्धि वाली चीजों को क्या किस पेज में रखें? ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 शब्द आए, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, किस में जोड़ेंगे? बुद्धि वाली चीजें तो सब एक ही डोमेन कह सकते हैं,
कोग्निटिव डोमेन। एम आई राइट? ठीक है अशोक जी। सर ये रहे आपके सामने, यहां पर नाम दिया, कहते जी ये आपके जो है बिहेवियरल एस्पेक्ट हो गए, सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस, चैनिंग और वर्बल एसोसिएशन, बिहेवियरल हो गए। उसके ऊपर आपके डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, आगे की जो चीजें हैं ये मेनली तीनों, कॉन्सेप्ट, रूल और प्रॉब्लम, कोग्निटिव में आती होती है। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी आपका जब नॉलेज होती है तो उसके बेस पर आता है। अब शुरुआत में पहली लाइन पढ़ते हैं हम, जब ये, हाँ यहां पर इंटेलेक्चुअल स्किल में देखो, इंटेलेक्चुअल में कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तीन शब्द थे, इंटेलेक्चुअल में आ रहे हैं। तो अब ये इनको 8 स्टेप्स को कैसे जोड़ा इन्होंने, कि ये आपके रूल, कॉन्सेप्ट लर्निंग है, रूल लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, किस में जोड़ दिया, इनको इंटेलेक्चुअल में बोला इन्होंने, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इन तीनों को बोला इंटेलेक्चुअल। थोड़ा सा पढ़ते हैं, सारी चीजें सिंपल पढ़ने वाली है, कुछ भी इनमें कोई खास डेप्थ में अंदर जाकर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, जस्ट पढ़ लेना आप। सिग्नल लर्निंग, एक बार जैसे आपने अगर पावलोव की कहानी याद है, पावलोव, ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो आगे हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी को, ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं उनको थोड़ा पता होगा। पावलोव एक साइंटिस्ट था, उसने एक कुत्ते को पकड़ा, ठीक है, उस कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया, उसके मुंह से जो है लार निकाली, ठीक है, कुत्ते के मुंह से जो है लार निकल रही थी, उस लार को उसने नियंत्रित किया, उसको खाना दिया, ठीक है, फूड, खाना दिया तो कुत्ते के मुंह से लार निकली। और कुत्ते को कब लार निकलती थी, जब उसको भोजन दे दिखाया जाता तब लार निकलती थी, तब वो पूंछ हिला करके पास में आता था। तो कुत्ते को जो है भोजन प्लस बेल बजाई, फिर भोजन दिया, बेल बजाई, फिर भोजन दिया, बेल बजाई, फिर भोजन दिया, तो कुत्ता समझने लग गया धीरे धीरे कि बेल का मतलब क्या है, भोजन है, तो वो बेल से भी लार लेने लग गया, लार मुंह से निकालने लग गया, ठीक है। ऐसी उसकी थ्योरी कर दी थी, यानी सिग्नल लर्न करवा दिया उसको कि बेल का मतलब भी भोजन होता है, ऐसा वो समझ गया डॉग, ठीक है। तो कहते हैं ऐसा उसको समझाया गया, सिग्नल लर्निंग ये होगी, ठीक है। ओके, ये कहानी है पूरी, आगे हम पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए लिखा हुआ है केवल, आप ऐसे टाइप में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, लक्ष्मी पटेल में सिंपल है, ठीक है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एक स्किनर नाम का व्यक्ति था, बीएफ स्किनर, ठीक है, एक क्या था, पावलोव, पावलोव की थ्योरी का नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशनिंग, ठीक है, कि आप कंडीशनिंग कर देते, शर्त पर ले आते हैं कि जैसे भोजन दे रहे थे बार बार, ठीक है, तो मुंह से लहर आ रही थी कुत्ते के, है ना, और वो भोजन खा लेता था। हमने क्या, और बेल बजाई तब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फिर हमने हर बार बेल बजाई और भोजन दिया, बेल बजाई भोजन दिया, बेल से सलाइवा निकलने लग गई, बेल से सलाइवा प्रोड्यूस हो रही, ठीक है, तो बेल बजाई फिर भोजन, बेल बजाई फिर भोजन, तो डॉग को ऐसे अंडरस्टैंडिंग हुई, ऐसा सिग्नल लर्न किया कि बेल का मतलब कहीं ना कहीं भोजन आने वाला है, तो अब वो भोजन आए या ना आए, बेल जैसी बजती है सलाइवा निकालने लग गया। तो उसको हमने नाम दिया क्लासिकल कंडीशनिंग, की कंडीशन रख दी हमने, शर्त लगा दी उस पर, है ना, कि बेल का मतलब ये है, और वो सिग्नल को सीख गया। बीएफ स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था ऑपरेंट वालों ने, स्किनर, इन्होंने माउस पर किया था, चूहे पर, ठीक है। चूहे को क्या कर दिया, एक पिंजरे में इस तरीके से बंद कर दिया कि वो अगर रॉन्ग स्विच को, रॉन्ग चीज को टच करता है तो उसको करंट लगेगा, अगर वो सही चीज को टच करता है तो उसको पनीर का टुकड़ा यानी भोजन मिलेगा। तो ये अवार्ड बेस्ड होगी, अवार्ड थ्योरी होगी, है ना, री इन्फोर्समेंट, ठीक, इन्फोर्समेंट, कि आप लर्निंग जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कि आपको स्टिमुलस दो वैसा रिस्पॉन्स पाओ, जैसा स्टिमुलस दोगे वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग आ गई सेकंड नंबर पर। थर्ड जो है चेनिंग, आप चीजों को कहते हैं जोड़ करके सीखते हैं, जब धीरे धीरे आगे जाते हैं तो चीजों को जोड़ करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में वर्बल एसोसिएशन, शब्दों से जोड़ते हैं, जैसे बहुत सारी चीजों के हमें नाम नहीं पता तो फिर भी हम उसको बोलते हैं कि काला सा है, गोरा सा है, इस तरीके से, है ना, ठीक है, लंबा सा वगैरह वगैरह, ऐसा सा उसको कह सकते हैं, वर्बल शब्दों को जोड़ते हैं। प्रमाण में अगर हम बात करें, प्रमाण होते हैं हमारे पास 8 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐसा करके प्रमाण होते हैं ना, तो वर्बल एसोसिएशन, केवल वर्बल शब्द ले तो शब्द प्रमाण हो गया, वर्बल एसोसिएशन, ठीक है, वर्बल एसोसिएशन, चांद सा चेहरा, ठीक है। अब ये है वर्बल एसोसिएशन, जब चांद सा चेहरा कहा जाता है तो उसमें ऑटोमेटिक आप कल्पना करते हैं कि उस व्यक्ति के या उस चेहरे पर फोड़े फुंसियां नहीं होगी, ठीक है, उसका चेहरा जला भुना नहीं होगा, ठीक है,
मतलब सुंदरता का प्रतीक हो गया। तो वर्बल एसोसिएट की, शब्दों को एसोसिएट करना सीखते हैं धीरे धीरे हम, ठीक है। चांद सा चेहरा, ठीक है। तो जुल्फों का रंग सुनहरा, मतलब सोने जैसा तो नहीं होगा, बट हम ये अपने आप में एसोसिएट करते हैं कि इट मींस उसके जुल्फ जो है यानी बाल जो है सुंदर होंगे, सिंपल। तो नेम से हम ऑब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, ठीक है। ओके। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, भेद करना सीखते हैं धीरे धीरे। चीजों जो कॉम्प्लेक्स चीज होती है, सेम सिमिलर होती है, उनमें हम भेद करना सीखते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग, सभी चीजों को इन्वॉल्व करके, जैसे जैसे हमारे पास नॉलेज आती है, कॉन्सेप्ट जोड़ करके सीखते हैं, एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते जाते हैं, कॉन्सेप्ट के बेस पर हमारा रूल्स बनते हैं, रूल लर्निंग होती है। लास्ट में हायर लेवल है ये भी, कॉग्निटिव का फेस। और उसके बाद में रूल लर्निंग के बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो पीएचडी वाला लेवल है, ठीक है। लास्ट जो एंड होता है हमारा आरएलटी मोड में, वहां पर हम रूल प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखते हैं। ये हमारे गैगनी के अनुसार क्लासिफिकेशन है, 8 स्टेप है, ठीक है, 8 स्टेप। अब इसमें देखो ध्यान से, जो ऊपर वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, रूल लर्निंग और कॉन्सेप्ट लर्निंग, ये आपके तीनों के तीनों कोग्निटिव के अंतर्गत आए, कोग्निटिव के अंतर्गत, ठीक है। नीचे वाले जो है आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट, ठीक है, बिहेवियर में है आपका एटीट्यूड आदि, ठीक है, उनसे संबंधित होगी। तो कॉग्निशन को इन्होंने कॉम्प्लेक्स टास्क माना, कॉम्प्लेक्स, और इन्होंने हायर का, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इसलिए सामान्य रूप से नहीं कर सकते ना, जब तक बेसिक क्लियर नहीं तब तक नहीं कर पाओगे इनको, कॉग्निशन वालों को। तो कॉम्प्लेक्स है और हायर लेवल ऑफ लर्निंग के अंतर्गत माना इनको, ठीक है। तो ये 8 स्टेप होगी। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, उसके बेस पर क्वेश्चन करते हैं, और ये गैगनी एंड ब्रिग्स को भी हम इसी क्वेश्चन के माध्यम से दोबारा सीखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चंस का उत्तर दीजिएगा अच्छे से। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ज्ञान देना भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होता है, वैल्यूज को डेवलप करना भी होता है। नॉलेज किस फेज में आ जाएगा? कॉग्निशन, कॉग्निटिव है ना। अंडरस्टैंडिंग भी कॉग्निशन के अंतर्गत है, सेकंड लेवल होता है नॉलेज के बाद में। वैल्यूज, वैल्यूज की बात करें, अच्छी अच्छी वैल्यूज पुट करना, करेक्टर बिल्डअप करना, रिस्पॉन्स, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वैल्यूज कहां आ गया? ये अफेक्टिव डोमेन का हिस्सा हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो है ये सारे सारे सर तीनों। नन ऑफ दिस, मतलब ये उसका उत्तर होगा कि ये सारे हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग नोट पूछे तो नोट इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। लक्ष्मी पटेल मैम, नोट कोई भी नहीं है, सारे के सारे हैं। टीचिंग का मुख्य उद्देश्य वैल्यू डेवलप करना है, आपको हायर करेक्टर बिल्डअप करना, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले आप क्या करेंगे टीचिंग में, स्टेप में, ठीक है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी अगर पढ़ी है तो उसमें मिलेगा आपको। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यानी कि पहली बात तो इन तीनों में से एक काम होगा। नन ऑफ दिस तो उत्तर नहीं है इसका, पहले मैं क्लियर कर देता हूं आपको ना, एलिमिनेट कर सकते हैं, तीनों में से एक काम होगा। फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, कि आपका, आप अपना सिलेबस आदि डिजाइन कराएंगे ना, जैसे नेट जेआरएफ का सिलेबस आपने देखा है कभी किसी ने? जे निर्माणी मैम, शुरू से लेकर के, शुरू से। तो सबसे पहले पेपर वन जब आप पढ़ेंगे ना, लक्ष्मी पटेल मैम, ऋचा आर्य मैम, बात ध्यान से सुनो, अभी कुछ भी उत्तर मत दो आप ऐसे ही। नेट जेआरएफ का पेपर वन पढ़ेंगे ना आप, तो सबसे पहले ऊपर लिखा हो कि पेपर वन हम ले क्यों रहे हैं, क्या इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है। सिलेबस का नाम पहला यही होता है, आपको पता है। अपनी यूनिवर्सिटी का अगर सिलेबस आपने अच्छे से बना हुआ है तो देखना कि इस सिलेबस को पढ़ने के बाद में आप ये चीजें जान जाएंगे। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, क्या उद्देश्य है, ये सबसे पहले डिफाइन किया जाता है सिलेबस में, ठीक है, किसी भी टीचिंग में स्टेप। सेकंड फिर जो होता है, आप मेथडोलॉजी, मेथड्स, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट और सब्जेक्ट, मेथड पता लग जाता है, ठीक है। तो आप अपना कंटेंट कहां कहां से क्या कंटेंट आए, जैसे मेथड मेरा होगा लेक्चर से, ठीक है, ये उसमें कंटेंट क्या क्या हो, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, क्या टॉट करना है, वो सारी चीजें आप मैनेज करते हैं। फिर क्वेश्चन आपके सामने।
ओके, अब क्या है क्वेश्चन? ब्लूम का क्लासिफिकेशन है, कॉग्निटिव डोमेन है KCA2 और सिंथेसिस इवोल्यूशन। इसको एक्सचेंज किया था किसी ने आगे आकर के, एंडरसन ने कब किया था? 2001 में। उनके साथ में क्रैथवोल नाम के भी एक व्यक्ति थे, डेविड क्रैथवोल भी। और 1956 में ये डेवलप किया गया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के द्वारा। हमसे ब्लूम्स क्लासिफिकेशन के अनुसार पूछा गया, नॉलेज पहला होना चाहिए, नॉलेज ये रहा, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। बी अपना राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, ठीक है, बी राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का जब आंसर देना आपको, बेस्ट टीचर बन करके दीजिए। आप ऐसे ही कुछ भी मत दीजिए ना कि मुझे लगता है कि ये हो सकता है, एक बेस्ट टीचर की भांति कि अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है इसमें। ओके, देखो, मोस्ट डिजायरेबल आउटकम, सारी चीजें सही लग रही हैं, ठीक है। इंक्रीज इन स्टूडेंट अचीवमेंट, थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स, थिंकिंग को डेवलप करना, हाँ जी। हाईएस्ट थिंकिंग वाला ऑर्डर कौन सा था? आरएलटी को हमने हाईएस्ट थिंकिंग के रूप में माना, हाईएस्ट थॉटफुल। यूएलटी थोड़ा बहुत था, ठीक है, और एमएलटी बिल्कुल थॉटलेस था, बिल्कुल ही। तो हमारा सबसे मुख्य कार्य आरएलटी में लेके जाना है बच्चे को, और जहां पर उसकी सोच सबसे ऊपर होगी, ए होना चाहिए। बाकी देख लेते उत्तर, स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, मार्क्स आदि, ठीक है, हायर परसेंट ऑफ रिजल्ट, ये तो एमएलटी में ही हो जाएंगे। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो ऑप्ट फॉर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा आए हमारे पास, ठीक है। तो ये टारगेट नहीं हो सकता, ये लोअर टारगेट है। ए हमारा सबसे बेस्ट टारगेट होगा हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन पूछे आपसे, ठीक है, हायर एजुकेशन। कल को ये हो सकता है मोस्ट डिजायरेबल आउटकम ऑफ टीचिंग इन लोअर एजुकेशन, ठीक है, सबसे प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में आपको स्टूडेंट्स को रटवाना होता है एक तरह से, ठीक है, क्रैमिंग पार्ट पर फोकस कर सकते हैं आप इस तरीके से। नेक्स्ट, ओके, तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? एग्जाम को पास करना। सर ये छोटी बात लग रही है। डेवलप द कैपेसिटी ऑफ टेक डिसीजन, डिसीजन लेगा वही व्यक्ति जिसके पास सारी तरह की बुद्धि होगी, यहां तक डेवलप करना अपने को। टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन देना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आरएलटी में इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं जाती। हायर एजुकेशन के लेवल की बात करें, हाईएस्ट की, तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती लास्ट में। टू मोटिवेट स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर, ये यूएलटी की बात हो सकती है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें। तो अपना राइट आंसर इस प्रश्न का दो होगा, डिसीजन यहां पर। और ये बातें ध्यान रखना, किसी बुक में आपको लिखी हुई अलग से नहीं मिलेंगी कि डिसीजन वाली, कॉमन सेंस का है। ऑप्शन कैसे आ रहे हैं, उसके बेस पर बेस्ट कौन सा होगा, उसी को आप चूज करते होते हैं, बेस्ट वन को। ओके, प्रश्न देखिए। ओके, प्रश्न को देखो, प्रश्न क्या है यहां पर उन्होंने कहा है, लिस्ट ऑफ द लर्निंग आउटकम इंडिकेटेड बिलो, आइडेंटिफाई दोज व्हिच आर सेड टू बी हायर लेवल। हायर, ऑप्शन देख करके मालूम हो रहा है जस्ट हमें कि ये कहीं ना कहीं डोमेन से है, ब्लूम टैक्सोनॉमी से है। कहीं लिखा नहीं है प्रश्न में, बस ऑप्शन देखा, हमें ऑप्शन से मालूम हो रहा है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी है। ब्लूम टैक्सोनॉमी को कॉग्निटिव फेज देखो क्या होता है, के नॉलेज, सी कॉम्प्रिहेंशन, ए टू एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। अफेक्टिव डोमेन की अगर हम बात करें तो R2 रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन। साइकोमोटर की बात करें, इमिट, आई एम पेन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, और लास्ट में एन, नेचुरलाइजेशन। ये हायर की अगर बात करें तो ये ऊपर ऊपर वाले जो भी होंगे वो मोस्टली हायर होंगी, कोई लिमिट नहीं है, एक दूसरे के प्रति सारे हाईएस्ट है। नीचे एक के बाद में दूसरा हायर ही होगा, ठीक है। मान लो अगर ये एक है नीचे वाले,
ठीक है, 2 3 4 5। ओके, नीचे वाले जो है, जैसे मान लो कॉम्प्रिहेंशन है वो नॉलेज के मुकाबले हायर है, ठीक है, ये कह सकते हैं। रिसीविंग के मुकाबले रिस्पॉन्डिंग हायर है, तो जैसे ऑप्शन दिए वैसे हम चूज करेंगे। तो सबसे हायर हायर वाले चूज कर लो। जैसे यहां पर लर्निंग ऑफ फैक्ट एंड रूल, फैक्ट एंड रूल ये तो एमएलटी की बात है, लोअर है सर, ठीक है, लोअर लेवल की नॉलेज की बात आ जाए, नॉलेज में आ जाएगा फैक्ट एंड रूल, यहाँ पर फैक्ट रूल आ दी, ठीक है। शोइंग द एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसिस, एनालिसिस और सिंथेसिस ये हायर लग रही है कहीं ना कहीं, बी वाला चूज किया जा सकता है ऑप्शन, लग रही है, गारंटी नहीं कि ये कि इवोल्यूशन आ गया तो वो हायर हो जाएगा अपना। अवेयरनेस, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग, ये तो सर बिल्कुल ही छोटा है, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग नीचे के आगे, रिस्पॉन्डिंग वैल्यूइंग, ठीक है, नीचे के भी। इमिटेशन, मैनिपुलेशन एंड प्रिसीजन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन एंड प्रिसीजन ये भी सबसे लोअर है सर, ठीक है, अगर देखा जाए तो। आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन ये ई होना ही चाहिए सर, हायर है, ठीक है, साइकोमोटर के हायर डोमेन में। ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ये भी हायर है सर, ठीक है, क्या है, एफ। तो इस हिसाब से हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि ई एंड एफ होना चाहिए पक्का, ई एंड एफ बी के साथ, ये तो पहला उत्तर अपना हो जाए। साक्षी कटारिया मैम उत्तर कैसे दिया समझ में आया, एलिमिनेट क्यों किया हमने, ठीक है। पूनम सिंह मैम प्रश्न कैसे था, साक्षी कटारिया मैम आपको समझना है बस प्रश्न को, अब एक बार में उत्तर नहीं दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें प्रश्न ही क्लियर नहीं था, पहली बार ही देखा है कॉन्सेप्ट्स को, ऐसा प्रश्न भी बनता है, हमें नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको समझ में आना जरूरी है कि एलिमिनेट करके क्या समझ में आई हमें, कि बात किस लेवल पे पूछी इन्होंने, हायर ऑर्डर पूछा है, तो हायर ऑर्डर नीचे से स्टार्ट होता है, ये लोअर ऑर्डर होता है तीनों डोमेन का, ये हायर होता है ऊपर वाले एंड वाले, तो इनमें से हायर वाले ले लिया हमने, ठीक है, को कैरेक्टराइजेशन ऑर्गेनाइजेशन लिया, ठीक है, एफ ले लिया, और नेचुरलाइजेशन और आर्टिकुलेशन ई ले लिया, और शोइंग द एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज, एनालाइज एंड सिंथेसाइज के हिसाब से 5 और 4 कॉग्निटिव का ले लिया ऊपर वाला बी, ठीक है, इवेल्यूशन नहीं लिया, बट फिर भी वो बाकी के मुकाबले तो हायर ही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बी ई एफ राइट उत्तर हो जाएगा। समझ में आया चंद्रकांता मैम, रेणुका मैम, आर यू क्लियर, डॉक्टर अशोक जी, ए बी सी तो नहीं होगा ना, हायर चाहिए था अपने को। आगे करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये रहा सर आपके सामने क्वेश्चन, देखिए क्या मतलब है इसका, समझना जरूरी है। देखो एक बार में सही उत्तर नहीं दिया जाता, बहुत सी बार होता है, नहीं होता, एकदम से अंदाजा ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन भी ऐसा भी बनता है क्या, धीरे धीरे आपके दिमाग काम करेगा, खुलेगा, जितना हम अंडरस्टैंड करेंगे चीजों को खुलता जाएगा, सब्जेक्ट की गहराई में जाते जाओ, गहराई, और इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं जब आप, ठीक है, तो सब्जेक्ट की जब इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट मैटर की, तो यूएलटी मोड होता है, ठीक है, यूएलटी मोड, अभी यूएलटी में ही चल रहे हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, लोअर टू हाई रखा है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, उससे हिसाब से मैं ये कहता हूं कि ये क्वेश्चन कहां का है, अफेक्टिव डोमेन का, क्वेश्चन में भी लिखा है अफेक्टिव डोमेन, R2 VOC, रिसीविंग होता है, ए लिख दो आप रिसीविंग को, आप ना ये क्वेश्चन का सीक्वेंस वाले क्वेश्चन का उत्तर भी ध्यान से दिया जाता है, पहले राइट सीक्वेंस रख लो फिर उत्तर देते हैं। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग को बोला इन्होंने सी, तो सी बोलो, वी वैल्यूइंग को बी बोलो, ओ ऑर्गेनाइजेशन को डी बोलिए, सी कैरेक्टराइजेशन को ई बोलिए, तो ए सी बी डी ई, ए सी बी डी ई ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है देविका शाह मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल क्लियर। लक्ष्मी पटेल मैम, हमेशा आपको गलत उत्तर देना है क्लास में, एग्जाम में सही उत्तर देना प्लीज, इतना ही निवेदन आपसे, ठीक है, यही फाइनल बात है आपके लिए। डॉक्टर लक्ष्मी पटेल मैम, यहां पर आपके सारे उत्तर गलत हो चलेगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए आपका, डॉक्टर लक्ष्मी पटेल मैम, ठीक है, आपको कह रहा हूं मैं ये, कोई बड़ी बात तो नहीं थी इसमें, तो सीक्वेंस बस जो पढ़ा हुआ था रट्टाफिकेशन, एमएलटी मोड की बात थी, ये तो ये क्वेश्चन किसका था, एमएलटी का, ये यूएलटी का क्वेश्चन था क्या, नहीं सर, एमएलटी का, मेमोरी लेवल पे जितनी मेमोरी में फिलिंग की हुई है आपने, एज इट इज फैक्ट्स को बताना था, फैक्ट जब रिकॉल करते तो आप क्या होता है, आपका मेमोरी लेवल टीचिंग होती है। सर कितना भी पढ़ती हूँ ऐसा लगता है कि समझ ही नहीं आ रहा मेरे को ये। अगर अगर इस क्वेश्चन का आंसर साक्षी कटारिया मैम, देविका शाह जी जैसे विद्वान लोग दे सकते, ऋचा मैम दे सकते, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन टफ तो नहीं है, क्योंकि वो शायद मुझे लगता है वो पहली बार पढ़ रहे हैं, और आप तो लक्ष्मी पटेल मैम इनको काफी टाइम पढ़ चुके नो होंगे शायद। सर, नहीं नहीं सर, ये मैं भी पहली बार, सेकंड पेपर मैं भी पहली बार ही पढ़ रही हूँ। फिर आपकी सॉरी, गलती, फर्स्ट पेपर। अभी मैं क्या कहूँ, फिर तो इतना टफ नहीं है, सीरियसली नहीं है, अगर साक्षी कटारिया मैम कर सकते तो आप तो कर सकते हैं, ठीक है, सर देविका शाह जी कर ट्राई रहे हैं, कर रही हूँ। ठीक है। देखो टफ पता क्यों है, एक मैं हाँ ये बात मैं पहले क्लियर ही कर लेता हूं, पेपर 1 सब बच्चों को टफ लगेगा, कार और पेपर 2
योग सबको आसान लग गया। और यहां पर योग नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी अगर नेट जेआरएफ करना चाह रहा है उसको पेपर 2 उसको हर एक को आसान लगता है। कारण क्या है, पेपर 2 के साथ वो मास्टर में 2 साल बिताता है, फिजिकली बिताता है एटलीस्ट, है ना। फिजिकली मतलब किताबों के साथ ही पढ़ लिया, टीचर के साथ पढ़ लिया, अपने दोस्तों के साथ रह लिया और वैसे एनवायरनमेंट में रह लिया जैसा सब्जेक्ट था वैसा, तो जल्दी समझ में आता है। ठीक है, पेपर 1 ऐसा है जो लगभग, अगर आपने बीएड नहीं की या टीचिंग लाइन का कोई एग्जाम वगैरह नहीं दिया तो आप कभी पढ़ते ही नहीं उसको, जीवन में कभी नहीं पढ़ते, फर्स्ट क्लास से लेकर के मास्टर तक कभी पढ़ते ही नहीं है पेपर 1 वाले टॉपिक को। तो हर बच्चे को टीचिंग हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एनवायरमेंट हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, सबको टफ लगता ही लगता है। एक मैथ आदि सब कुछ ही को आसान लग जाता है, कुछ बच्चों को वो भी मैथ भी टिपिकल लगता है, कहते सर पता नहीं 5वीं 6वीं क्लास में किया था अब कुछ नहीं आता। पेपर 1 सबको टिपिकल लगता है, आपका कसूर नहीं है, बस आपको ज्यादा अच्छा टाइम देना पड़ेगा अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि पेपर 2 को ऑलरेडी आप बहुत अच्छा टाइम दे चुके हैं, मास्टर में 2 साल, और इंटरेस्ट था आपका, आपका सब्जेक्ट था, तो ज्यादा टाइम ऑलरेडी दे चुके हैं आप। ठीक है, जल्दी समझ में आता है पेपर 2, योग की बात नहीं है, कोई भी हो जाए किसी भी सब्जेक्ट का, पेपर 2 जिसका भी होगा आसान लगेगा ही लगेगा उसको। और पेपर 1 हर बच्चे को लगभग टफ लगता है, क्योंकि ये पहली बार आप पढ़ते हैं, तो इसलिए आपको मेहनत ज्यादा चाहिए, आपकी बस इसमें ज्यादा मेहनत चाहिए, इसमें मेहनत कर लोगे हो जाएगा आसान, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, करना। और ये कुछ क्या था, ये इफेक्टिव डोमेन आपने रटा नहीं क्या लक्ष्मी पटेल मैम? रटा हुआ था वही क्वेश्चन था, क्या इसमें टफ कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 ही था ना अपना। ओके, आगे देखते हैं, क्वेश्चन 2 ही था, हाँ 2 था। अब इस क्वेश्चन को देखिए लक्ष्मी पटेल मैम, माइक आपका ऑन है, क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में बताइए मुझे, पूछा क्या जा रहा है आपसे? आदरणीय इमरानी मैम, विच लेवल ऑफ टीचिंग uses higher level of cognitive abilities as specified in Bloom's taxonomy? cognitive abilities हायर लेवल की चाहिए जिसमें, ठीक है, सबसे हाईएस्ट लेवल की। ठीक है, वो कौन सा है सर? कॉग्निटिव हायर लेवल पर लेकर जाने का मतलब, अभी हमने गैगनी एंड ब्रिग्स को भी देख लिया कि हायर लेवल पर ही होती है कॉग्निटिव लेवल, है ना। रूल रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, ये कॉग्निटिव एबिलिटीज है जो हायर की होती है। हमसे यहाँ ब्लूम टैक्सोनॉमी में पूछा जाए, ब्लूम टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव लेवल के हायर डोमेन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। नॉलेज होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, एप्लीकेशन होता है, एनालाइज होता है, सिंथेसिस होता है, इवेल्युएशन होता है। इवेल्युएशन या सिंथेसिस आगे जाकर के एंडरसन ने चेंज कर दिया, इवेल्यूशन को नीचे रख लिया, सिंथेसिस को क्रिएशन कर दिया। क्रिएटिविटी, न्यू क्रिएटिविटी, मैंने कोई नया रूल बना दिया जीवन में, है ना। साइंटिफिकली सोच, रूल कौन देगा? जो साइंटिस्ट होगा, और साइंटिस्ट तब बनेंगे जब आप पीएचडी आदि करके आगे चलेंगे, रिसर्च आदि करेंगे, मतलब तभी तो रूल दिया जाता होता है। तो वो आरएलटी मोड में आ गया। क्वेश्चन कहां से टिपिकल है, इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपने रिवीजन नहीं किया, जस्ट क्लास में करें, गड़बड़ हो जाएगी ना। आपको पढ़ना पड़ेगा और इंटरेस्ट धक्के से पैदा करना पड़ेगा कि मुझे एग्जाम करना ही करना है क्रैक, और इसके बिना नहीं होगा क्रैक। ध्यान रखो, जितना बार करोगे। अब यहाँ पर 3 लेवल है, एमएलटी है, यूएलटी है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। ऑटोनोमस डेवलपमेंटल लेवल जो है आपने नहीं देखा, क्योंकि ये लेवल टीचिंग का नहीं है, ये ऑटोमेटिक, ये कहते हैं सेल्फ स्टडी का, कह सकते हैं सेल्फ स्टडी का। एक्चुअल में इसमें सेल्फ स्टडी नहीं होती, सेल्फ एनवायरमेंट जो आपको मिलता है उसमें ही आप रहते हैं। जैसे एक किसान का बेटा है, वो खेती में लग जाता है, तो उसने कोई बुक्स नहीं पढ़ी है कि खेत में क्या बीज कब बोना है कब नहीं बोना है, वो ऑटोमेटिक सीख जाता है। ऑटोनोमस डेवलपमेंटल लेवल, ऑटोमेटिकली सीख जाता है। आपके घर में, है ना, जो भी एक्टिविटीज होती है, जैसे कोई भगवान शिव की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई किसी की, तो ऑटोमेटिकली हम लोग सीख गए पूजा करना। हमें कोई किताब नहीं पढ़ाई गई कि बेटा, है ना, इसका एग्जाम दो उसके बाद पूजा करना, ये करना वो करना, ऐसा नहीं है। नॉर्मली हम सीख गए खाना कैसे खाना है, ठीक है, किस तरीके से उठना बैठना है, ये ऑटोनोमस सेल्फ होता है, ये सेल्फ एनवायरमेंट में। ये टीचिंग का लेवल नहीं है रिचार्य मैम, ठीक है। आशा करता हूं समझ गए। ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त, स्वयं से, स्वयं से। ठीक है, हमें कैसे कपड़े पहनने हैं, घर के वातावरण से अपने आप घर में फिर उसी तरीके की बोलचाल करते हैं, वैसे ही हम रहते हैं सेल्फ से। किताब भी नहीं है ये ऑटोनोमस, ठीक है, ये टीचिंग का लेवल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर उत्तर होगा इस प्रश्न का हमारा। ये ऑटोनोमस जो है, नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, सेल्फ लर्निंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है, सेल्फ से लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड कह सकते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सब चीजें, सफाई करना, इवन की हम, बहुत सारे लोगों को सफाई पसंद है, बहुत सारे नहीं है,
किसी घर में बहुत अच्छी सफाई रखी जाती थी, सपोज करो, ठीक है, हमेशा से ही, तो वो बच्चा फिर कहीं भी जाता है, वो मेंटेन करने की कोशिश करता है उस डेकोरम को। किसी घर में या कहीं पर देखा है कि कोई दिक्कत नहीं हो, सफाई हो ना हो, चल जाता है काम, ना हो काम चल जाता है, तो वो जहां पर भी जाएगा वो ऐसे ही सोचता है कोई बात नहीं है ना, नहाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कल नहा लेंगे, ऐसा, ये चीज ऑटोनोमस। अब आगे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो लक्ष्मी पटेल मैम, क्या उत्तर हो सकता है इस क्वेश्चन का, क्या क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। और एक बात और है, दिसंबर 2024 तक अगर आपका एग्जाम देने का इरादा है तो यूनिट 10 है पेपर 1 में, आप कोई भी या तो 10 के 10 यूनिट कर लो अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं तो, ठीक है, मजे हुए खिलाड़ी हैं, 10 के 10 एक भी नहीं छोड़ना। पहली बार कर रहे हो तो एटलीस्ट 5 से 6 यूनिट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बाकी ये 4 यूनिट को बिल्कुल भूल जाइए, एक अक्षर मत पढ़ना। 5 से 6 यूनिट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से कम तैयार कर लो, 3 महीने आपके पास लगभग, 5 से 6 यूनिट, उतने को किसी कीमत पर अपना गलत नहीं होना चाहिए, और 4 यूनिट एक बार छोड़ के चलो, चाहे अगर आपको ज्यादा लग रहा है सिलेबस, तो अगर आप ये है कि नहीं सर हम तो कर लेंगे, 14 घंटे स्टडी करने वालों में से है, तो 10 के 10 यूनिट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा, ये जस्ट एक सजेशन है। ओके, तो अब यहां पर पूछा गया कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्सोनॉमी इंस्ट्रक्शन एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन देखने से कुछ लिखा नहीं हुआ, ब्लूम टेक्सोनॉमी है, कॉग्निटिव डोमेन है, नॉलेज क्या था, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्यूशन, यही था। ओके, ये कौन से दे रखे, 1956 वाली दे रखे है, 2001 वाला एंडरसन ने नहीं दिया यहाँ। नॉलेज को ए बोला है, ए लिखो, नॉलेज का। कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग बोल दिया, सी, ठीक है, और एप्लीकेशन को बी बोला, एनालिसिस को डी बोला है, सिंथेसिस को ई बोला है, तो ए सी बी डी ई, ए सी बी डी ई, ऑप्शन नंबर 3, जो जैसा बोला गया वैसे ही आप करते हैं सर उत्तर को। ओके, ये अपने क्वेश्चन हो गए सर। अब हम थोड़ा सा टीचिंग मॉडल्स पर बात करते हैं, टीचिंग मॉडल्स पर मेनली देखो क्या होता है, टीचिंग मेथड जो है, थोड़ा सा तो हम पहले से चर्चा कर चुके हैं। एक अप्रोच होती है टीचर सेंटर्ड, पहले तो लेवल सबको लेके आता हूं मैं सारी चीजों का ना, लेवल ऑफ टीचिंग। राजनीतिक तरीके से अगर देखें तो ऑथोरिटेरियन था, ठीक है, उसके बाद में और क्या था, डेमोक्रेटिक, और रिफ्लेक्टिव लेजिस्फेयर, ठीक है। इनमें से ये बताओ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कौन सी है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच कौन सी है, मैं नाम लिख देता हूं, आप पूरी स्पेलिंग मत लिखना, 1 2 3 में से चूज कर लो। स्टूडेंट सेंटर्ड, विच इज स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट यहां पर भी आ जाता है डेमोक्रेटिक में, स्टूडेंट यहां पर भी आ जाता है, ठीक है, दोनों हो गई। आपसे एक आ जाए कि ओनली एक चूज करो, अकेली स्टूडेंट सेंटर्ड, तीनों में से एक हो, पूनम सिंह मैम, तीनों में से एक पूछा जाए तो ओनली एंड ओनली लेजिस्फेयर है, प्योर स्टूडेंट सेंटर्ड, फुल्ली स्टूडेंट सेंटर्ड। डेमोक्रेटिक है, वो स्टूडेंट भी है प्लस में टीचर भी एक्टिव है, जैसे अभी हमारा चल रहा है, मैं आप पर कोई भी इंफॉर्मेशन थोपता नहीं हूं, आपको पढ़नी है, समझनी है, धक्के से नहीं कि ये करना ही करना, इतना और नहीं किया तो कल को मार पड़ेगी, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है, या आपको रटवाना है बार बार, ऐसा भी नहीं है, समझाना है, समझ लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो डेमोक्रेटिक दूसरी जो है स्टूडेंट भी है और तीसरी भी स्टूडेंट है। टीचर सेंटर्ड की मैं बात करूं तो अथॉरिटेरियन ओनली एंड ओनली टीचर सेंटर्ड है, ओनली टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। डेमोक्रेटिक को साथ मिलूं तो अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक कहीं ना कहीं हमें दोनों टीचर सेंटर्ड भी दिखाई देती है, डेमोक्रेटिक और लेजिस्लेटिव दोनों स्टूडेंट सेंटर्ड भी दिखाई देती है, ठीक है। समझना मेरी बात को, यहां पर क्या एग्जामिनर है, ठीक है, यहां पर ओनली एंड ओनली क्योंकि टीचर एक्टिव है, ठीक है। डेमोक्रेटिक में कौन है, टीचर भी एक्टिव है या बोथ एक्टिव, बोथ आर एक्टिव, बट प्राइमरी यहां पर भी टीचर ही रहता है, प्राइमरी रोल जो है टीचर का ही है, टीचर पर ही डिपेंडेंट है। लेजिस्फेयर में टीचर पैसिव हो जाता है, टीचर पैसिव भी मुझे नहीं पता, ढूंढ के ले आओ अपने आप, मुझे भी बता देना, ऐसा सीन हो गया, ठीक है। और स्टूडेंट फुल्ली एक्टिव है, एक्टिव है। अब ये एक्टिव और इनएक्टिव होना ही है ना, एक्टिव और इनएक्टिव होना ही, यही डिसाइड करेगा कि आपकी अप्रोच लर्नर सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है, ठीक है। टीचिंग में एजुकेशन जब लेते हैं, टीच करते हैं तो दो मेथड होते हैं, एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है, बहुत सारे मेथड्स आएंगे आगे आपके, एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है, ठीक है।
टीचर सेंटर्ड जो अप्रोच होती है उसमें टीचर मुखिया होता है, प्राइमरी होता है, डिक्टेटर होता है, एक तरह से डिक्टेटर, कि मैं जो कहूंगा वही चलेगी क्लास में। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं चलती, डिक्टेटरशिप वो होती है टीचर सेंटर्ड। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड वो होती है जहां पर स्टूडेंट को एक्टिव कर लेंगे। पहले में क्या था, स्टूडेंट इनएक्टिव था। स्टूडेंट को जब एक्टिव करके तो ये समझ लो कि वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच हो जाने लगती है। डेमोक्रेटिक में क्या, हमारा स्टूडेंट एक्टिव हो चुका है, एक्टिव हो गया, तो इस डेमोक्रेटिक वाले बहुत सारे मेथड्स ऐसे होंगे जिनको हम सोच समझ करके, रट्टाफिकेशन के साथ में नहीं, सोच समझ कर ये कहेंगे आगे चल करके कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। और लेजर फेयर तो डेफिनेटली होती ही स्टूडेंट सेंटर्ड है, क्योंकि इसमें है स्टूडेंट एक्टिव, स्टूडेंट सेंटर्ड। अथॉरिटेरियन है, डेमोक्रेटिक है, लेजर फेयर है। इन तीनों के लिए कुछ रूल्स, कुछ नाम यूज होते हैं। जैसे ऑथोरिटेरियन छोटे बच्चों के लिए होती है तो उसके रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं, जैसे पेडागोगी बोलते हैं इसको। डेमोक्रेटिक बड़े बच्चों के लिए होते हैं, एंड्रागोगी बोलते हैं, इनके रूल रेगुलेशन अलग होते हैं, एंड्रागोगी। ठीक है, लेजिस्फियर जो होता है उसमें हम किसी भी विद्यार्थी को फोर्स नहीं करते कि बेटा यही पढ़ो, नहीं। मान लीजिए हम नेट जेआरएफ कर चुके, मास्टर कर चुके हैं, उसके बाद में अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ करके, यूट्यूब से, इधर से उधर से, अखबार पढ़ के, किताब पढ़ के, नोवेल पढ़ करके नई इंफॉर्मेशन, नई जानकारियां जुटाते हैं। ठीक है, यूटेक होगी, ओपन हो गया। ठीक है, यूटेक होगी, सेल्फ लर्निंग के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, हालांकि यूटेगोगी भी एक तरह से एंड्रागोगी ही है, अडल्ट लर्निंग के अंतर्गत ही है, बट एंड्रागोगी में कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट होते हैं टीचर पर। ठीक है, ये जो ह्यूटेगोगी होती है उसमें आप डिपेंडेंट नहीं होते, कुछ भी आप पढ़ते जाते हैं, अपनी समस्या को स्वयं सॉल्व करते हैं, कहीं ना कैसे भी करके, किताब पढ़ के करो, किसी से पूछ के करो, सब आप अपने आप करते हैं टू जेड, ह्यूटेगोगी। ठीक है, ओके, शब्द समझ में आया। अब मैं आपको एक शब्द पूछता हूं, इसी को साफ, चलो यहीं पर पूछता हूं मैं। लीनियर का मतलब पता है आपको, लीनियर? छोटे बच्चे थे तो हमें यह बताया गया पहले दिन एक ए लिख दिया किताब में, कॉपी में, इंग्लिश में, और कहा कि इस पूरे पेज को ए से भर के लाना। अगले दिन अगर नहीं लिखा ढंग से तो फिर से ए भर के लाओ। अगले दिन बी भरवाया, सी भरवाया, डी भरवाया, ऐसा। ठीक है, फिर ए बी सी डी ई पूरा लिखवाया। सिस्टमेटिक लर्निंग चलाएगी, लीनियर, पॉइंट टू पॉइंट। डेमोक्रेटिक में अगर साइंस पढ़ रहे हैं आप, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा जब तक खत्म नहीं होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ेंगे, कुछ मन मर्जी का। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया सर आज मेरा है ना चुटकुले सुनने का मन है, या फिर आज जो है पढ़ाओ मत, या फिर आज जो है आप मैथ पढ़ा दो, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड कल पढ़ा देना, ऐसा नहीं है। लीनियर, एक लाइन में चलते हैं हम, लाइन में। ठीक है, लीनियर लर्निंग होती है। लेजर में ऐसा नहीं है, लेजर में आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, इमेजिन करते हैं एक जंगल में गए, और जंगल में जो है हमारे पास आग का संसाधन है, आग जलानी है। तो वहां पर आग जलाने के लिए हम मार्केट जाने की कुछ सोचेंगे नहीं कि मार्केट जाएंगे और वहां से माचिस या कुछ लाइटर आदि लेके आएंगे और जलाएंगे। वहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, जो भी पॉसिबिलिटी है, उन सब का यूज करके हम आग जलाने की कोशिश करेंगे। एक लाइन में नहीं चलेंगे कि हमने सीखा हुआ है इतना और उसी का यूज करें। आप जितने मैक्सिमम चीजें यूज कर सकते हैं उन सबको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको नॉन लीनियर बोल देते हैं आप, या डबल लीनियर बोल देते हैं, डबल। ठीक है, कि आपके पास एक ही तरीका नहीं है, आपके पास सेवरल तरीके होते हैं उस चीज को सोल्व करने की। ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व करने की कोई भी। लेजस फिर ये होगी। ठीक है, ह्यूटेक होगी जिसको बोल रहे हैं आप, ह्यूटेक होगी वो नॉन लीनियर बोल देते हैं, ह्यूटेक होगी डबल लीनियर बोल देते हैं, ऐसा। ठीक है, एक से ज्यादा आपके पास ऑप्शन होते हैं, एक लाइन में चलते हैं। तो बेसिक टीचिंग मेथड जो है आपके कितने हैं? एक अप्रोच तो ये है टीचर सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड अप्रोच। टीचर सेंटर्ड कहने का पीछे मतलब यह है कि टीचर जहां पर प्रमुख हो। ठीक है, टीचर एक्टिव हो जहां पर। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड का अप्रोच क्या मतलब है? लर्नर एक्टिव हो जहां पर। ठीक है, ओके। अब एक बात करते हैं, संतगण भाषण देते हैं। ठीक है, संतगण भाषण देते हैं, उनके भाषण में कोई भी बीच में उठकर ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। सत्संग में नॉर्मली कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि गुरुजी आपने ये कैसे बताया, नरक कैसे होता है, ये कोई पूछता नहीं, जनरली नहीं पूछता। हाँ, संत अलाउ करते हैं, माइक देते हैं हाथ में, तो अलग बात है। वो क्या दे रहे हैं? लेक्चर दे रहे हैं, एक लेक्चर। ठीक है,
टीचर ने बोल दिया, टीचर की कुछ बात गलत है या सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। वो अप्रोच कौन सी है, लर्नर सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड है, बताओ। और संतों के सामने कोई छोटे बच्चे नहीं बैठे होते, हमारे जैसे बड़े बड़े बैठे होते हैं। टीचर सेंटर्ड, टीचर ही एक्टिव है वहां पर, लर्नर को कुछ पूछने का मौका ही नहीं है, मौका ही नहीं है, कुछ बोल नहीं सकता, लर्नर इनएक्टिव है। लर्नर को जो बातें बताई जा रही है उनके फिल इन द माइंड हो रही है, दिमाग में बैठ रही है, ठीक है, कोई लर्नर एक्टिव नहीं है। लर्नर सेंटर्ड में क्या हो सकता है, लर्नर सेंटर्ड में आप ये कह सकते हैं ग्रुप डिस्कशन, डिस्कशन कि टीचर को कुछ सिखाना है आपको, ठीक है, आपको कुछ सिखाना है, तो 4-5 बच्चों को उस चीज पर बहस करने के लिए बोल दिया। अब सब अपने अपने विचार करेंगे, एक व्यक्ति का विचार दूसरे को नहीं पता तो दूसरे वाले को पता होगा, है ना, तीसरे वाले को अलग को पता होगी, सब बातें करेंगे, एक दूसरे से कुछ सीख जाएंगे नया, टीचर को जो बतानी थी वो इजी होगी। लर्नर एक्टिव था यहां पर, एक्टिव। प्रोजेक्ट बनाना था, प्रोजेक्ट, लर्नर एक्टिव हो गया, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन करना था, लर्नर एक्टिव हो गया, ठीक है। ऐसा रिसर्च करनी थी, लर्नर खुद एक्टिव है सर, करके लाएगा, ठीक है। तो लेक्चर की अगर मैं बात करूं, लेक्चर जो होता है, लेक्चर वो एक तरह से टीचर सेंटर होता है पूरी तरह से, क्योंकि टीचर ही बोलता था, उसमें लेक्चर दिया और चला गया। और लर्नर सेंटर क्या हो गया, ग्रुप डिस्कशन आदि हो गया, ये जो है जहां पर लर्नर एक्टिव है हमारा, हो गया। ये दो अप्रोच होती है जनरली, ठीक है। इसके अलावा एक मिक्स्ड अप्रोच आप कर सकते हैं जिसमें टीचर और लर्नर दोनों एक्टिव हो जाते हैं। जो डेमोक्रेटिक डीलिंग आप करें, डेमोक्रेटिक डीलिंग करें अगर दोनों में, तो दोनों एक्टिव हो जाते हैं, डेमोक्रेटिक, ठीक है। डीलिंग में कि टीचर भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और स्टूडेंट भी उल्टा पूछ रहा है या उत्तर दे रहा है, दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, ऐसा। ये दो अप्रोच है, इन पर हम चर्चा करेंगे कल। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, आप कक्षा में बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न विशेष है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, माइक ऑन है सभी का। गुड गुड आफ्टरनून सर। यस मैम प्लीज। सर ये फर्स्ट पेपर ना कितना भी पढ़ती हूँ सर कम ही लग रहा है सर, क्यों सर? मैं देखो वास्तव में टिपिकल कह सकता हूं, मैंने पहले कहा कभी पढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा टिपिकल रहने वाला है। जितना रिवीजन लोगे उतना आसान होता जाएगा, पढ़ते जाओ, एक ही तरीका है इसका। या अपने कोई भी 5 से 6 यूनिट चूज कर लीजिए पूरे ऑल ओवर 10 यूनिट्स में से, कि ये मैं मेरा, आपका बैकग्राउंड क्या है बैचलर में, ग्रेजुएट में? साइंस था सर। साइंस में सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर वगैरह था क्या? नो सर। तो क्या फिजिक्स था? केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी था। बायोलॉजी, तो वो एनाटॉमी में हेल्प हो जाएगी, केमिस्ट्री तो कहीं भी नहीं है और फिजिक्स भी कहीं नहीं है, तो आपको सर मेरी मेहनत करनी मैथ पड़ेगी। अच्छी है सर, मेरी मैथ अच्छी है। तो और आपके 10 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, जैसे यूनिट 7 और यूनिट 5, ये दो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। सर मेरी एक्चुअल में मैं तैयारी करती थी तो मेरी रीजनिंग भी काफी अच्छी है, मैं हाँ एसआई की ये तैयारी 10, करती थी हाँ तो। ये 10 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी आपकी, मैथ और डीआई, ये दो यूनिट आपके लिए हेल्पफुल हो गए। हर बच्चे का कोई ना कोई बैकग्राउंड ऐसा होगा कि यूनिट पेपर 1 में आपके कुछ ना कुछ यूनिट ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे आपके, हर बच्चे का तैयार होगा कुछ ना कुछ, ठीक है।